हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेई एंड नीट में स्वागत है। हम केमिस्ट्री का बहुलक यानी पॉलीमर चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं बहुलक यानी पॉलीमर। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके पहले वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में हम पॉलीमर की परिभाषा पढ़ चुके हैं या डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और अब हम बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, हम इसके 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये एक पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो जेई मेंस और नीट की तैयारी हिंदी से, टोटली हिंदी से करा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुलकन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत बहुलक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक। संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक, आगे हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, संघनन बहुलक। संघनन बहुलक हमें संघनन क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। संघनन बहुलक हमें संघनन क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि 2 एकलक को इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मोनोमर। इसमें होता क्या है कि 2 मोनोमर आपस में जुड़ करके डाइमर यानी द्विलक बनाते हैं। फिर वो जो डाइमर होता है वो फिर से एक बार मोनोमर यानी एकलक से जुड़ता है और ट्राइमर यानी त्रिलक बनाता है। इस तरह बार बार आपस में मोनोमर जुड़ते जाते हैं। ट्राइमर फिर से मोनोमर से जुड़ेगा, फिर इस तरह से आपस में जुड़ते जाते हैं और एक वृहद यानी बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे संघनन बहुलक कहते हैं। इसका उदाहरण है नायलॉन 6 और बैकेलाइट। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से जो इस चैप्टर से जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आते हैं वो उनमें उदाहरण ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कह दिया गया नायलॉन 6 उदाहरण है संघनन बहुलक का, योगात्मक बहुलक का, दोनों का, इन दोनों में से कोई नहीं, तो आपको उसमें संघनन बहुलक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, सेलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं और ये भी जान लीजिए कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको अधिकतर चीज़ें 99.9% चीज़ें आपको याद ही करनी होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के दौरान ही आप प्रयास करिए कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठते जाएं, आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि देखिए, मैंने यहाँ पे नोट यानी स्पेशल रूप से एक बात लिखी कि ये प्रायः चरण वृद्धि बहुलक होते हैं। चरण वृद्धि, चरण का मतलब होता है स्टेप। मैंने क्या कहा इसमें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये क्रिया होती है, इस कारण से चरण वृद्धि बहुलक भी इन्हें कहा जाता है। तो कंपटीशन में अगर पूछे कि चरण वृद्धि बहुलक कौन से हैं और 4 उदाहरण दे दे, संघनन बहुलक, योगात्मक बहुलक, दोनों में से कोई नहीं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा संघनन बहुलक। इसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव जो है योगात्मक बहुलक में भी बना करता है, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। इनको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर टाइम में आसानी रहे पढ़ने में। ठीक है। योगात्मक बहुलक। देखिए, योगात्मक बहुलक 2 अथवा 3 आबंध युक्त मोनोमर के पुनरावृत्ति योग से बनते हैं। देखिए, हम इसको समझते हैं। पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? बार बार। मोनोमर के बार बार योग से बनते हैं। मोनोमर मतलब होता है एकलक। मोनोमर मतलब क्या होता है? एकलक के बार बार योग से बनते हैं। एकलक के बार बार, मोनोमर के बार बार योग से बनते हैं। जब एकलक बार बार जुड़ता है, एकलक जब बार बार जुड़ता है तो योगात्मक बहुलक बनते हैं। अब आप कहोगे कि भैया एकलक तो संघनन बहुलक में भी जुड़ते थे। देखिए, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। संघनन बहुलक में क्या होता था, 2 एकलक आपस में जुड़ते थे और द्विलक बनता था, फिर द्विलक एकलक से जुड़ता था तो त्रिलक बनता था। इस तरह से क्रिया आगे बढ़ती थी। योगात्मक बहुलक में ऐसा नहीं होता। योगात्मक बहुलक में एकलक आपस में जुड़ते जाते हैं, मोनोमर आपस में जुड़ते जाते हैं और चैन बनती है। इस शब्द में ध्यान दीजिएगा, क्या बनती है? चैन बनती है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है। चैन बनती है ना, एकलक चैन बनाते हैं। और इसका मतलब क्या है? 2 अथवा 3 आबंध युक्त। द्वि का मतलब होता है 2 अथवा 3 आबंध युक्त। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एकलक जो योगात्मक बहुलक बना रहा है उसमें डबल बॉन्ड हो, मतलब द्विबंध हो,
या ट्रिपल बॉन्ड हो यानी त्रिबंध हो, ये मायने नहीं रखता। उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो चैन बना रहा है तो वो योगात्मक बहुलक ही होगा। इसका उदाहरण है इथिलीन से पॉलीथीन का बनना। देखिए इसको मैं आपको बता दूं सूत्र के द्वारा। इथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये पॉलीथीन बनाता है तो ये भी चैन बनाता है। कैसे चैन बनाता है? देखिए जो बीच में डबल बॉन्ड था तो वो खुल जाता है और CH2 इधर पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। इस तरह चैन आगे बढ़ती जाती है और इसी तरह से योगात्मक बहुलक का निर्माण होता है। यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि ये प्रायः श्रृंखला वृद्धि बहुलक होते हैं। देखिए मैंने क्या होता है श्रृंखला को बोलते हैं इंग्लिश में चैन, क्योंकि इसमें चैन बनती है। वहाँ पे भी संगणन बहुलक में भी इसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव बना था, चरण वृद्धि बहुलक बोलते हैं उनको। इसी तरह से योगात्मक बहुलक में भी बन रहा है श्रृंखला वृद्धि बहुलक बोलते हैं। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ना। अतः यह बहुलीकरण क्रिया चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको भी नोट कर लीजिएगा। कौन सी बहुलीकरण क्रिया चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहलाती है? देखिए चैन का मतलब होता है श्रृंखला। चैन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। ग्रोथ यानी बढ़ना, पॉलीमराइजेशन मतलब होता है बहुलीकरण। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है? बहुलीकरण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब। इसी कारण इसको चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमें दो चीज़ें पढ़नी थी, संगणन बहुलक और योगात्मक बहुलक। संगणन बहुलक हमने पढ़ लिया, योगात्मक बहुलक भी पढ़ लिया। अब देखते हैं योगात्मक बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समबहुलक और दूसरा है सहबहुलक। ठीक है ना, समबहुलक और सहबहुलक। अब समबहुलक क्या है? वे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बनते हैं समबहुलक कहलाते हैं। देखिए इसके नाम से स्पष्टता, सम मतलब समान, जो समान एकलक से मिलकर बनता है। जैसे इथिलीन से पॉलीथीन, मैंने पीछे इसका उदाहरण बता दिया है ना, कि कैसे बनता है। इथिलीन बार बार आपस में जुड़ता जाता है, चैन बनती जाती है और पॉलीथीन बन जाती है। इसमें कोई दूसरा एकलक आपस में नहीं जुड़ता है। सम मतलब समान, मैंने बताया समान एकलक जिसमें कोई दूसरा एकलक न जुड़े। तो समबहुलक आपको समझ में आ गया होगा। सहबहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जो दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों से मिलकर बनते हैं सहबहुलक कहलाते हैं। जैसे नायलॉन 66, ब्यूना एस, ब्यूना एन। उदाहरण जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि वे बहुलक जो दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों से मिलकर बनते हैं। नायलॉन 66 जो है, नायलॉन 66 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये दो प्रकार के एकलकों से मिलकर के बनता है। किससे किससे? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इनका मैं सूत्र भी आपको बता दूं। H2CH2 का होल इस तरह बता दूं तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। H2CH2 का होल 4 NH2, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र है। और एडिपिक अम्ल, सॉरी ये गलत हो गया। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र वो नहीं था, वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 4 नहीं होता, यहाँ पे 6 होता है। इसका नाम थोड़ा समझ लीजिएगा। हेक्सामेथिलीन, ये मिथिलीन है, CH2 क्या है? मिथिलीन है। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6। नाम मैं समझा रहा हूँ। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्यों बोलते हैं? मिथिलीन CH2 को बोलते हैं क्योंकि ये 6 बार आया तो हेक्सा लगा दिया, हेक्सामेथिलीन। और एमीन NH2 जो है वो एमीन कहलाता है, तो 2 बार आया है, 2 को डाई बोलते हैं केमिस्ट्री में, डाई एमीन। इसी कारण से इसको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बोला जाता है। और एडिपिक अम्ल का सूत्र क्या है? COOH CH2 का होल 6, नहीं सॉरी होल 6 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 4 है, COOH ये है।
ठीक है, ये एडीपी अम्ल का सूत्र है। तो दो चीज़ों से मिलकर के बना करता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी अम्ल। इसी कारण से इसको सहबहुलक की श्रेणी में भी रखा गया। इसी तरह ब्यूना एस हो गया, है ना। ब्यूना एस किससे किससे बनता है, ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन। और इसी तरह ब्यूना एन किससे बनता है, ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल। इससे मतलब सब दो दो एकलकों से मिलकर के बन रहे हैं। तो दो एकलकों से मिलकर बन सकते हैं, दो एकलकों से ज़्यादा से भी मिलकर बन सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा तो वो सहबहुलक की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं 2 वीडियो में। ये देखिए, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, और अब ये 2 टॉपिक बचे हैं जिनको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद।